गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र के अध्याय नंबर 2 पर। इससे पहले हम बात कर चुके हैं अध्याय नंबर 1 पर। यदि अध्याय नंबर 1 वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हो। और अध्याय नंबर 1 का रिजल्ट आप लोगों ने बहुत बढ़िया दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 2 पर, और अध्याय नंबर 2 को हम बेसिक से बिल्कुल इसकी नींव पर काम करने वाले हैं और इसको बढ़िया से हम समझने वाले हैं। देखिए अध्याय नंबर 2 है जो वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक अध्याय नंबर 2 का नाम है। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था को हमें समझना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था आखिरकार क्या है। जब तक आप अर्थव्यवस्था को नहीं समझोगे तब तक आप नहीं पता करने वाले हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, इसके क्षेत्र क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रोसेस क्या है, क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में आप नहीं समझने वाले हो। क्योंकि इस नाम को, इस चैप्टर के नाम को जब तक आप बढ़िया से नहीं समझोगे तब तक आप नहीं समझने वाले हो इस चैप्टर की स्टोरी को। क्योंकि जो चैप्टर में जो भी इंडिकेट हो, जो भी चैप्टर में दिया जाता है, वो चैप्टर का सारा सार एक वर्ड में इंडिकेट कर दिया जाता है और वो वर्ड होता है उस चैप्टर का नाम। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आप फोकस करिए चैप्टर के नाम पर। तो देखिए अब हम करते हैं बात, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था क्या है, इससे पहले आप बात करिए अर्थशास्त्र पर कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र आप पढ़ रहे हो, हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो भी डाली हुई है, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने इन दोनों में डिफरेंस वहां पे किया है और बताया है अच्छे से। फिर मैं मतलब कम समय में आपको बता देता हूँ बेसिक सा जो की जरूरत है। देखिए अर्थशास्त्र एक विषय है, क्योंकि अर्थशास्त्र हम पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। और इस सब्जेक्ट के अंदर हम आर्थिक गतिविधियों के बारे में, आर्थिक सिद्धांतों के बारे में, यानी इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं, वो तो है अर्थशास्त्र यानी एक विषय। और जब जो ये आर्थिक गतिविधि है, जो आर्थिक सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को जब हम व्यवहार में लाते हैं, वो किसके द्वारा लाते हैं, व्यवहार में हम ये लाते हैं अर्थव्यवस्था के द्वारा। ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था, अर्थ मतलब धन, ठीक है, व्यवस्था मतलब प्रणाली। ठीक है, धन को किस तरीके से एकत्रित किया जाता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, कहां पे खर्च करना है, कहां पे नहीं करना है, कितना कहां खर्च हुआ, कितना नहीं हुआ, इन सब के बारे में। ठीक है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ज्यादा खर्च करने से क्या होता है, मतलब आर्थिक को, पैसे को, मुद्रा को ज्यादा यूज करने से क्या होता है, ज्यादा निर्माण करने से मुद्रा को क्या होगा। ये सारे सिद्धांत इसके अंदर दिए गए हैं। वो सारे आर्थिक गतिविधियों के जितने भी सिद्धांत है, सभी सिद्धांतों को हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र के अंदर, लेकिन उनको हम व्यवहारिक रूप देते हैं, उनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं अर्थव्यवस्था के द्वारा। इस अर्थ सिस्टम आप बोल सकते हो, व्यवस्था मतलब प्रणाली के द्वारा। ठीक है, तो ये व्यवहारिक रूप हो जाएगा, ये एक विषय है, ये एक सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सैद्धांतिक रूप होता है, ये व्यवहारिक रूप होता है अर्थव्यवस्था। तो अब आप समझ गए हैं, जो अर्थव्यवस्था जो शब्द है ये अपने आप में अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। पूर्ण ये तब होगा जब इसके सामने कोई, इससे पहले कोई वर्ड लगा होगा, चाहे वो किसी कंट्री का नाम हो, चाहे वो किसी राज्य का नाम हो, चाहे वो किसी स्टेट का नाम हो, सॉरी डिस्ट्रिक्ट का नाम हो, चाहे वो किसी क्षेत्र का नाम हो। ठीक है, तब जाके, चाहे वो किसी विशेष संस्था का नाम हो, ठीक है, तब जाके ये क्या होगा, पूर्ण होगा। वरना अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था अपने आप में ये क्या है, अधूरा वर्ड है। इसको पूर्ण करने के लिए इससे पहले किसी ना किसी शब्द का यूज करना होगा, तब जाके ये पूर्ण होगा। ठीक है, अभी आप समझ गए हो कि अर्थव्यवस्था क्या है। अगर आप बढ़िया से डीप से जानना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां पे मैंने इस पर बढ़िया से डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में जो बेसिक सा जो डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है, बढ़िया तरीके से बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आप वहां पे बताए हैं, तो ज्यादा टाइम ले लेते हुए हम यहाँ पे करते खत्म। अब देखिए, अब आप समझ चुके हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या है। अब हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों पर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, इतना आप सभी जानते हो, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, अब ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में क्या क्या है, इनके बारे में आप जान लीजिए। देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है इसको आप रिलेट कर दीजिए प्राकृतिक संसाधनों से। किससे, प्राकृतिक संसाधनों से। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों, क्योंकि हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जिन भी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करेंगे, जिन भी आर्थिक गतिविधियां
को प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत देखेंगे वो सभी प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादित होती हैं। वो किससे होती है? प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादित होती हैं। ठीक है, यानी प्राकृतिक संसाधनों से प्रत्यक्ष रूप से उत्पादित वस्तुओं की आर्थिक गतिविधियां को ही हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक के अंदर आने वाली आर्थिक गतिविधियां कहते हैं, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र ही अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक है। समझ में आ गया? कोई डाउट? इससे और देखिए, और कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। जैसे कि कृषि हो गया। कृषि क्या है? कृषि प्राकृतिक है। कृषि का जो उत्पादन करते हैं वो प्राकृतिक तौर पर करते हैं। हम तो एक श्रमिक हैं। कृषि जब हम करते हैं, हम तो एक श्रमिक के रूप में काम करते हैं, लेकिन जो कृषि पैदा होती है, उत्पादित होती है, वो प्राकृतिक तौर पर होती है। ठीक है, उसके अलावा हम बात कर लीजिए, कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, वन ले लीजिए। वन से हम बहुत तरह की चीजों का निर्माण करते हैं। वनों का यूज हम बहुत चीजों के लिए करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वन क्या है? वन प्राकृतिक है। प्राकृतिक पेड़ पौधे तो प्राकृतिक हैं। ठीक है, कृषि में भी तो पेड़ पौधों का ही उत्पादन होता है, यानी पेड़ पौधे ही तो उपजाए जाते हैं, और उन्हीं पेड़ पौधों से हम क्या करते हैं? बहुत सारे खाद्य पदार्थों का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्राकृतिक उत्पाद है। इन्हीं प्राकृतिक उत्पादों से जो आर्थिक गतिविधियां की जाती है, वो आर्थिक गतिविधियां ही प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आप ले लीजिए दूध, पशु से मिलने वाला दूध। ठीक है, खाद्य पदार्थ है, प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक है। तो ये सब क्या है? ये आ जाते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। इसलिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। मेनली तो ये कृषि क्षेत्र होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सहायक वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आपके अर्थशास्त्र क्लास 10वीं में दिया हुआ है, लेकिन ये कृषि का क्षेत्रक भी कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक को। अब हम बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्रक पर। द्वितीयक क्षेत्रक में क्या है? जो गतिविधियां आपने यहाँ पे की, जो आर्थिक गतिविधियां आपने यहाँ पे प्रयोग की, उन्हीं गतिविधियों को विनिर्माण का रूप देना। किसका रूप देना? विनिर्माण का रूप देना। मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या है? वन यूज किए, उत्पादित प्राकृतिक उत्पाद है, लेकिन इन्हीं वनों से आपने बहुत सारी चीजों का निर्माण किया। कारखानों में ले जाकर टेबल, चेयर, बहुत सारी चीजों का, जिनको हम दैनिक जीवन में यूज कर रहे हैं, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजों का निर्माण करते हैं। वनों से लकड़ी प्राप्त कर, जो कि प्राकृतिक उत्पाद है, और उन्हीं सभी के बावजूद वो क्या हो जाता है? वो मतलब विनिर्माण का रूप ले लेता है, यानी पुनः निर्माण। जो प्राकृतिक उत्पाद है, उसी उत्पाद से दोबारा किसी नया रूप देना, दोबारा उसी उत्पाद से किसी अन्य वस्तु को नया रूप देना, यानी विनिर्माण करना। दोबारा से उसी वस्तु में से किसी अन्य वस्तु का निर्माण करना ही क्या हो जाएगा? विनिर्माण हो जाएगा। तो ये जो द्वितीयक क्षेत्र है, ये विनिर्माण गतिविधियों पर फोकस करता है। जैसे कि कारखाना का वर्क क्या होता है? कारखाना प्राकृतिक उत्पादों से बहुत सारी चीजों का निर्माण करता है, वो यानी विनिर्माण का कार्य करता है। ठीक है, आ गया समझ में? कोई डाउट है? जैसे कि कारखाना हो गया, और भी बहुत सारी चीजें। ये इसको द्वितीयक क्षेत्र को इसलिए औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्रक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं तृतीयक क्षेत्रक पर। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत वो आर्थिक गतिविधियां आती हैं जिनका यूज प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में किया गया था। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जिन गतिविधियों का यूज किया गया था, उन गतिविधियों की सेवा करने का काम करता है तृतीयक क्षेत्रक। जैसे कि मान लीजिए आपने बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण किया, उन वस्तुओं का भंडारण भी तो करना होता है, उन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम भी तो करना होता है। मतलब उत्पादन नहीं करती है तृतीयक जो क्षेत्र है, ये उत्पादन नहीं करता है, ये सेवा का काम करता है। किसका काम करता है? सेवा का काम करता है। ये जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जिन जिन वस्तुओं का उत्पादन हुआ, उन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के काम कर रही है। ये उत्पादन तो कर नहीं रही है, सेवा का काम कर रही है। ठीक है, तो जो तृतीयक क्षेत्र है, इसको सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। ठीक है, आ गए ये तीनों क्षेत्र आपके समझ में आ गए, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं। इनमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, वरना आपको कोई डाउट रखने वाली बात हमने छोड़ी नहीं है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो देखिए, समझ में तो आ ही गया। जो इनके जो नोट्स हैं, नोट्स जब आप पढ़ोगे ना, तब आपके बढ़िया से समझ में आ जाएगा, तब आपको कोई डाउट ही नहीं है। और नोट्स हम नीचे
आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीडीपी पर। जीडीपी की भी बात इस चैप्टर के अंतर्गत की गई है। भाई जीडीपी की बात सीधी सी बात है, हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और अर्थशास्त्र में हम आर्थिक गतिविधियों की बात करते हैं, तो आर्थिक गतिविधियों से ही संबंधित है जीडीपी। अब जीडीपी क्या है इसको आप समझ लीजिए। जीडीपी को हम हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, और अंग्रेजी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? इनमें आपको दो चीजों को फोकस करना है। किसको? दो चीजों को। एक तो राजनीतिक सीमाएं। क्या हो जाएगा? राजनीतिक सीमाएं। राजनीतिक सीमाएं। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, जो जीडीपी है, जो आप कभी भी नहीं भटक सकते, ना ही आप भूल सकते। एक अंतिम वस्तुओं को समझना है कि अंतिम वस्तु होती क्या है। ठीक है, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। अंतिम वस्तु और सेवाएं, ये आप समझ लीजिएगा। टाइम की वजह से हमको भी देखिए थोड़ा स्पीड से काम करना पड़ता है। अब देखिए इन दो चीजों को तो आपको समझना ही समझना है। वो तो सभी जानते हैं कि निश्चित अवधि होती है किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की, किसी निश्चित अवधि में या फिर एक वर्ष के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य के योग को ही जीडीपी कहा जाता है। समझ में नहीं आया? मान लीजिए जो ये राजनीतिक जो सीमाएं है ना, राजनीतिक सीमाएं, मान लीजिए किसी भी देश की राजनीतिक सीमाएं, यानी घरेलू जो घरेलू सीमाएं, जो घरे के, जो किसी भी देश के अंदर जो उसकी सीमाएं हैं, उसकी सीमाओं के अंदर जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की आय को, लेकिन वो वस्तु कैसी होती है? अंतिम वस्तु होती है। उन वस्तुओं की, उन उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं की आय को ही जीडीपी कहा जाता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब अंतिम वस्तु क्या है? अंतिम वस्तु मान लीजिए आप क्या करते हो, आप मान लीजिए समोसा बेचते हो। ठीक है, समोसा खाना चाहते हो, तो वो जो समोसा होता है बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। उसमें आलू, टमाटर, ठीक है, बहुत सारे मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्च, जीरा वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो वो सभी अलग अलग को एकत्रित कर कर एक समोसा बनता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं किसी पे आप समोसा खाने जाओ या फिर कुछ भी करने जाओ तो वो आपको कहे, वो आपसे कहे कि भाई 1 रुपया इसका मसाला का दे दो, 1 रुपये मिर्च का दे दो और 1 रुपये आप टमाटर का दे दो, 2 रुपये आलू का दे दो। इस तरीके से तो आपसे कोई लेता नहीं है समोसे का। वो क्या करता है? वो सारी वस्तुओं का जितना उसमें यूज खर्च हुआ, उस सारी वस्तुओं का 1 पैसा लेता है कि 10 रुपये आप एक समोसे के दे दो, जितना भी इसमें यूज हुआ है। ठीक है, मतलब वो अंतिम मूल्य है। उसने अलग अलग करके आपसे पैसा नहीं लिया, उसने लास्ट में पैसा लिया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो अंतिम वस्तु हो जाएगी, अंतिम मूल्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? एक और बात, जो वस्तुएं हम मान लीजिए जो वस्तुएं उपभोक्ता तक जब पहुंचती है, जब वो उपभोक्ता तक पहुंच गई तो वो अंतिम वस्तु बन गई। ठीक है, वो क्या हो गई? अंतिम वस्तु बन गई। उसके बाद उसको तो यूज किया जाएगा, उसको ऐसा थोड़ी ना है उसमें से किसी अन्य चीज का उत्पादन किया जाएगा, उसको यूज किया जाएगा, यानी उपभोक्ता तक पहुंचने वाली हर वस्तु अंतिम वस्तु कहलाएगी। और अंतिम वस्तु से ही क्या होता है? अंतिम वस्तु और सेवाएं जो होती हैं, इन सेवाओं के योग को ही जीडीपी कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यहाँ पे आप इस तरीके से ले लो कि घरेलू सीमाओं के अंदर या फिर आप राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत, राष्ट्र की बात की जा रही है तो राष्ट्र के अंदर की जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं के अंदर जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उन्हीं वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के अंतिम मूल्य के योग को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आशा करता हूं कि बढ़िया तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। अंतिम वस्तु की बात की गई, अंतिम वस्तु क्या है ये भी आप समझ चुके हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है वो क्या है? क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। वाह वाह वाह। अब क्षेत्रक क्या है? क्षेत्रक अभी तो पढ़े ऊपर, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक में क्या है? तृतीय क्षेत्रक में कृषि क्षेत्रक भी कहा जाता है, इसको औद्योगिक क्षेत्रक कहा जाता है, इसको सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। मतलब हर तरह के एरिया के बारे में, हर आर्थिक गतिविधियों को ये तीनों क्षेत्रक कवर कर लेते हैं। उन्हीं आर्थिक गतिविधियों के बारे में हम समझेंगे। इसी क्षेत्रक में ऐतिहासिक परिवर्तन क्या आया है, इन्हीं आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन क्या आया है उसके बारे में देखिए। कृषि प्रणाली में परिवर्तन। कृषि प्रणाली
अब कृषि प्रणाली में क्या था, अब आप थोड़े इतिहास में जाइए, यानी ज्यादा इतिहास में भी मत जाओ, थोड़े से कुछ वर्ष से पहले की कृषि के बारे में। इससे पहले क्या था, जो लोग कृषि करते थे वो पारंपरिक कृषि करते थे, परंपरागत तौर तरीकों को अपना रहे थे, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं था, कुछ खास उत्पादन नहीं हो रहा था। लेकिन 1967 और 61 के आसपास हरित क्रांति आई, 66-67 के आसपास, यानी 1960 के अंतिम दशक में, 1960 के दशक के अंत में आई थी हरित क्रांति। और हरित क्रांति बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे लाई, बहुत सारी ऐसी विधियां लाई जिनसे कृषि प्रणाली में परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होने की वजह से उत्पादन बढ़ा, मतलब कृषि प्रणाली में परिवर्तन आया तो ऐतिहासिक जो क्षेत्रक है, इन क्षेत्रकों में भी परिवर्तन आया, इससे उत्पादन में वृद्धि हुई, आर्थिक गतिविधियों का जो महत्व है वो बढ़ा, और आर्थिक गतिविधियों जो थी वो क्या हो गई, उनसे मतलब जो उत्पाद था वो भी बढ़ गया, उत्पादन भी बढ़ गया। उसके बाद हम बात करते हैं विनिर्माण के क्षेत्र की। अब जो कृषि प्रणाली का जो परिवर्तन था ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, इतना तो आप सभी जानते हैं। जो विनिर्माण की नवीन प्रणाली है, विनिर्माण की जो नवीन प्रणाली, मतलब औद्योगिक क्षेत्र की बात की जा रही है, मतलब द्वितीय क्षेत्र की, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, मान लीजिए मतलब लोगों ने नवीन जो विनिर्माण की जो नवीन प्रणाली आई थी, इससे पहले विनिर्माण करते थे, लेकिन बहुत सारा औद्योगिक यानी प्रौद्योगिकी का आना जब हुआ, प्रौद्योगिकी से लोगों ने बहुत सारी वस्तुओं में से अलग अलग तरह का उत्पादन शुरू किया, और उसका उत्पादन क्षेत्र बढ़ता गया, तो आर्थिक गतिविधियां विस्तारित होती गई। तो इससे भी क्या हुआ, ऐतिहासिक परिवर्तन आया है द्वितीय क्षेत्र में भी, विनिर्माण के क्षेत्र में भी। उसके बाद हम बात करते हैं सेवा क्षेत्र की बढ़ती गतिविधियों के कारण, सेवा क्षेत्र की बढ़ती गतिविधियों के कारण। सेवा क्षेत्र मतलब तृतीय क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र मतलब अगर सीधी सी बात है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेंगे, तृतीय क्षेत्र भी बढ़ेगा तो तृतीय क्षेत्र में भी बढ़ा, वृद्धि हुई। ये भी इसमें, इससे क्या हुआ, जो इतिहास का जो तृतीय क्षेत्र था उससे कहीं ज्यादा अब इसमें परिवर्तन आ चुका है, और ये इन तृतीय क्षेत्रकों के परिवर्तनों को दर्शा रहा है, हर क्षेत्र के परिवर्तन को दर्शा रहा है, पहले कैसे था और अब कैसे हो चुका है, इन सबको दर्शाया है। नोट्स मैंने बना दिए हैं, वहां पे डिटेल्स आप पढ़िए, नोट्स स्टेप बाय स्टेप वहां से पढ़ोगे। ये तो मतलब एक्सप्लेन करने का लिए हम वीडियो बनाते हैं बोर्ड पे, ताकि आप समझ सके बढ़िया से, ठीक है। आशा करता हूं कि ये वाला फैक्ट भी आपके बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप फटाफट कमेंट कर दीजिए और आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ते महत्व के कारण। जो सेवा क्षेत्र है यानी तृतीय क्षेत्र, अभी हमने बात की थी, तृतीय क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ रही है, इसका रीजन क्या है, इसके कारण क्या है, उसका बढ़ता महत्व, यानी जो महत्व बढ़ रहा है उसका कारण क्या है, उसका कारण है फर्स्ट एंड सेकंड क्षेत्र में वृद्धि होना, यानी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि होना ही क्या होता है, तृतीय क्षेत्र के महत्व को बढ़ाता है। ये भी इसका एक कारण है, कारण नंबर 1। वो कैसे, सीधी सी बात है, उत्पादन ज्यादा होगा, चाहे वो प्राकृतिक उत्पाद हो, कैसा भी हो, कृषि के मामले में किसी भी क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में हो, प्राथमिक और द्वितीय किसी भी क्षेत्र में हो, अगर उत्पादन ज्यादा हुआ, इन दोनों पर ज्यादा व्यय हुआ, जो तृतीय क्षेत्र के, तो ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा। इनको ले जाने ला जाने का काम, इनकी सेवा करने का काम तो तृतीय क्षेत्र करता है, तो सेवा करनी तो जरूरी है, तो वो वर्क क्या है, तो ये इनके बढ़ने से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा तृतीय क्षेत्र, तो तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ जाएगा, ये बढ़े तो तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ा। अब हम बात करते हैं बढ़ती आय के कारण। जो आय है वो बढ़ रही थी धीरे धीरे, और आय जो बढ़ी तो लोगों की जो आर्थिक गतिविधियां थी उनमें वृद्धि हुई, मतलब उनमें ज्यादा प्रभावित हुई, आर्थिक गतिविधियों से मतलब आर्थिक जो गतिविधियां थी, जो उत्पादन की जो प्रक्रिया थी वो भी प्रभावित हुई, और वो प्रभावित होने की वजह से क्या है, धीरे धीरे लोगों ने जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनसे उत्पादन किया तो जो तृतीय क्षेत्र के क्या है, सेवा क्षेत्र के, तो सेवाओं की जरूरत पड़ी, तो सेवाओं का महत्व बढ़ा तो तृतीय क्षेत्र का भी महत्व बढ़ा। सीधी सी बात है, आ गया समझ में, कोई डाउट है तो बताइए। अब हम बात करते हैं विकास के कारण। जैसे ही आय में वृद्धि हुई, तृतीय क्षेत्र में व्यय किया गया, तो लोगों ने विकास की एक अवधारणा पैदा हुई थी, लोग मतलब विकास करना चाहते थे, और विकास के लिए उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन भी किया, उन लोगों ने बहुत योगदान भी दिया, और योगदान की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में सेवाएं भी पैदा हुई, ठीक है, सेवाएं भी हुई, और यही उत्पादित वस्तुओं के कारण तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि जो सेवा क्षेत्र है वो जो उसकी जो गतिविधियां हैं उनका बढ़ता महत्व का कारण ये तीनों हैं। इन तीनों को आप बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। इनके नोट्स अगर चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हो।
अब देखिए लोगों के रोजगार में वृद्धि करने के तरीके, लोगों के रोजगार में वृद्धि करने के तरीके क्या हो सकते हैं। देखिए मान लीजिए जो प्रथम क्षेत्रक है यानी प्राथमिक जो क्षेत्रक है, इसके जितने भी प्रोसेस है, इतने इसकी जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं जो प्राकृतिक तौर पर उत्पादित होती हैं, उन सभी गतिविधियों पर यदि व्यय कर दिया जाए, निवेश कर दिया जाए, खर्च कर दिया जाए तो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसी तरीके से द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधियों पर खर्च कर दे और जो तृतीय क्षेत्रक है, तृतीय क्षेत्रक की गतिविधियों पर खर्च कर दे तो लोगों को ऑटोमेटिक ही रोजगार मिलेगा। तो लोगों के रोजगार में वृद्धि होगी। ये आपकी कक्षा 10वीं की अर्थशास्त्र के अध्याय नंबर 2 के अंतर्गत एनसीईआरटी कह रहा है, ना कि मैं खुद से कह रहा हूं। एनसीईआरटी कह रहा है, जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया वो सारा कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए अब हम समझ चुके हैं अर्थव्यवस्था के, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। उनमें से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में तो जान चुके हैं, और अब हम जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के। देखिए संगठित क्षेत्रक भी होता है और असंगठित क्षेत्रक भी होता है। अब संगठित क्षेत्रक किसे कहेंगे और असंगठित क्षेत्रक किसे कहेंगे, इनके बारे में आप एक बार जान लीजिए। देखिए संगठित क्षेत्रक में, देखिए जो संगठित क्षेत्रक होता है ये एक तरीके से आप इसको रिलेट कर दीजिए, इसके अंदर जो भी आर्थिक गतिविधियां आएंगी, जो भी आर्थिक गतिविधियां आएंगी वो कैसी होंगी। देखिए वो पहली बात तो वो नियुक्ति पत्र के द्वारा होंगी। मान लीजिए आर्थिक गतिविधियां, जैसे कि मान लीजिए आप जॉब कर रहे हो किसी दुकान पर, ठीक है, किसी भी दुकान पर या कहीं पर भी, जो नहीं, यहाँ पे दुकान नहीं होगा, किसी भी मतलब आप नियुक्ति पत्र के द्वारा, मतलब आपको जैसे कि एक तरीके से सर्विस लेटर होता है, ठीक है, उसका होना इसमें जरूरी है, पंजीकरण का होना जरूरी है, ठीक है, और नियमित अवधि होना जरूरी है, नियमों का पालन करना जरूरी है, सुरक्षित होना जरूरी है। मतलब इसमें आप जो कर रहे हो आर्थिक जो गतिविधियां, पहली बात तो वो सुरक्षित होती हैं। पहली बात वो क्या होती है, वो सुरक्षित होती हैं। मान लीजिए आप जो काम कर रहे हो उससे आपको हटाने या हटाने का काम कोई नहीं कर सकता है। ये एक तरीके से आप सरकारी गतिविधियां समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो, सरकारी गतिविधियां समझ सकते हो, ठीक है। सरकार की आर्थिक गतिविधियों में, जिन आर्थिक गतिविधियों में नियुक्ति पत्र का जरूरी होना, नियुक्ति पत्र का होना जरूरी है, ठीक है, नियमित अवधि का होना जरूरी है। मान लीजिए उनका एक नियम होता है, वो सिस्टमेटिक ढंग से वर्क करते हैं संगठित क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे कि नियमित अवधि, मान लीजिए आप सुबह 9 बजे से 7:30 बजे तक वर्क करोगे, ठीक है, इवनिंग में 7:30 बजे तक वर्क करोगे, ठीक है। एक निश्चित समय है कि आपको इतने समय से इतने समय तक वर्क करना है। ज्यादातर क्या होता है 9 बजे से 4:30 होता है, ठीक है, 5:30 इस तरीके का वो टाइमिंग होता है इसका, ठीक है। समय की नियमित अवधि हो गई, ठीक है, रोजाना आपको इतने बजे से इतने बजे तक वर्क करना है। उसके बाद इसमें आपको अवकाश भी मिलती है, छुट्टियां भी मिलती है, ठीक है, इसमें क्या मिलती है, छुट्टियां भी मिलती है, ठीक है। और उसके साथ में पंजीकरण का होना जरूरी है। जब आप इस मतलब इस तरह का जो काम करते हो, जो भी आर्थिक गतिविधियां जो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जब आप उन गतिविधियों को करते हो, उन गतिविधियों को करने से पहले आपको पंजीकरण करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, तभी जाकर आप वहां पे सिलेक्ट होते हो, तभी आपको मतलब आप उन आर्थिक गतिविधियों में भाग ले सकते हो। और तीसरी बात क्या, सुरक्षित होता है। मान लीजिए एक बार आपका पंजीकरण हो गया और नियुक्ति पत्र आपको मिल गया, तो आपका जो वर्क है, आपका जो पैसा है वो सुरक्षित रहता है, ठीक है। आपके पास मतलब एक तरीके से जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है। प्राइवेट सेक्टर में जब आपको जॉब मिल जाती है तो आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये प्रोसेस वही है, मतलब आप सुरक्षित हैं, आप जो वर्क कर रहे हो, जो आर्थिक गतिविधियां आप कर रहे हो वो सभी सुरक्षित रहेंगी इस वाले संगठित क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और तीसरी बात, इसमें नियमों का पालन करना होता है। भाई ये क्या है कि सिस्टमेटिक ढंग से वर्क करता है, इसके बहुत सारे नियम होते हैं, उन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग हमको काम करना है। ये नियम ही तो है भाई, आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा तभी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, पंजीकरण करना होगा आपको समय पड़ने पर, जरूरती काम पड़ने पर, बीमारी होने पर, ठीक है, इन सभी कंडीशंस पर आपको क्या दिया जाएगा, अवकाश दिया जाएगा। आपका जो रोजगार है वो सुरक्षित है। ये सभी इसके नियम है। जो समय है वो एक निश्चित अवधि है, ठीक है, नियमित समय की नियमित अवधि है। तो ये सभी इसके नियम है। अब जितना भी प्रोसीजर है, ये जो मैंने आपको बताया, इसके जो विपरीत का जो प्रोसीजर है वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। असंगठित क्षेत्र को आप रिलेट कर दीजिए प्राइवेट सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में ना तो आपकी जॉब सुरक्षित होती है,
ना ही आपको पंजीकरण करना पड़ता है। पंजीकरण करना होता है, कहीं कहीं पे होता है, जो हाई लेवल की जो प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन आपका जो वर्क है वो सुरक्षित नहीं होता है। समय की निश्चित अवधि नहीं होती है। जितना समय आपने वर्क किया उसके अकॉर्डिंग आपको आर्थिक स्थिति दिया जाएगा, आर्थिक गतिविधि की जाएंगी। अगर आप छुट्टी ले रहे हो तो आपकी आर्थिक गतिविधि काट ली जाएंगी, मतलब उसका कुछ पोर्शन रख लिया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। मतलब ये क्या, ये इसके विपरीत हो जाएगा, असंगठित के विपरीत हो जाएगा असंगठित क्षेत्र। ठीक है, इसमें समय की नियमित अवधि नहीं होती है, इसमें नियुक्ति पत्र वगैरह ये सब नहीं मिलता है। नियमों का पालन तो करना होता है उसमें, लेकिन इसमें जो नियमों का पालन करना होता है, इसमें आवश्यकता पड़ने पर छुट्टी वुट्टी वगैरह वगैरह सब दे दी जाती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में छुट्टी ले रहे हो तो अगर आपको 10,000 पर मंथ मिल रहे हैं और आपने 10 दिन छुट्टी ले ली तो इसके आपके 10 दिन रुकने के पैसे काट लिए जाएंगे। ये होता है असंगठित क्षेत्र। जो भी जितनी भी ऐसी आर्थिक गतिविधियां हैं वो सभी आर्थिक गतिविधियां असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब ये जो परिसंपत्तियां हैं, जो भी संपत्ति हमारे पास है, जिन परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामी तत्व है, सरकार के अंडर जितनी भी परिसंपत्तियां आ रही हैं वो क्या है, वो सार्वजनिक क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि सेवा प्रदान करना होता है। क्या होता है, सेवा प्रदान करना होता है, ना कि लाभ कमाना। ठीक है, लाभ कमाना इसका उद्देश्य नहीं होता है। रेलवे, डाकघर, ये सभी क्या है, ये क्या है, ये सार्वजनिक है। ये क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ये आर्थिक गतिविधियां आएंगी। अब वहीं पे हम बात करें निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि टिस्को को आप देख लीजिए। टिस्को एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह की एक कंपनी है। ठीक है, और इसके अनुसार इसकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो सभी आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। बहुत सारी, ये सभी आप जानते हो, सभी के बारे में बढ़िया से नोट्स में मैंने परिभाषा के साथ बढ़िया अच्छा से आसान भाषा में मैंने वहां पे आपको लिखा है, और आप समझ भी बढ़िया से जाओगे, कोई डाउट रखने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो तीनों क्षेत्रकों की तुलना की हम बात करेंगे। तो देखिए इसमें चैप्टर में आलेख 1, आलेख 2, आलेख 3 दिए हुए हैं। आलेख 1, 2, 3 को हमको देखना होगा, और उस हिसाब से जब हम उसको देखेंगे तो वहां से हमको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि इनकी तुलना में क्या है, क्या डिफरेंस है, कैसे हम आर्थिक क्षेत्रकों की तुलना कर सकते हैं, सारा कुछ डिटेल के साथ हम जान सकते हैं। तो चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। यदि अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट कर दीजिए, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।